स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब लेके आए हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी सरकारी भर्ती के बारे में है। ये भर्ती जो है एनसीएल के द्वारा निकल कर आई है, मतलब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इंडिया, भारत सरकार की है। कोल कंपनी है और बहुत ही अच्छी भर्ती है। कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा जो एक सब्सिडियरी कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में रहने वाली है। इसमें जो है आपके बहुत ही शानदार जॉब और परमानेंट जॉब रहने वाली है। अब आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से हैं तो भी आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के विषय में बात करेंगे। आप ही की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी लगभग 60 से 70 हज़ार की रहेगी और ये जो पद है बहुत ही अच्छी रहने वाली है और परमानेंट भी रहने वाली है, मतलब कि आप 60 वर्ष तक यहाँ पर काम करेंगे। चलिए अब डिटेल में देखते हैं भर्ती की जानकारी। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेबस, सैलरी और कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये है इसकी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और इसकी वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी ये जो है सब्सिडियरी कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है और इसी में जो है भर्ती निकल कर आई है। आप देख ही सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है भर्ती विभाग से। अब यहाँ देखिए तो इंडियन नेशनल्स, मतलब कि ऑल इंडिया वैकेंसी है जो कि मिनिमम योग्यता चाहिए और उसके हिसाब से आपको लिया जाएगा। आपको जॉब लोकेशन होने वाला है पहले में, यानी शुरुआत में एनसीएल सिंगरौली में है जो कि मध्य प्रदेश, और सोनभद्र में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका माइनिंग भर्ती है और वहीं पर आपको भर्ती किया जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं 3 पदों पर भर्ती होने वाली है। तीनों में असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग ट्रेड वाइज है। जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट फोरमैन F&T का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की भर्ती है, दूसरे वाले में मैकेनिकल की है और तीसरे वाले में जो है इलेक्ट्रिकल की है। और योग्यता में देखें तो सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके अलावा टेक्निकल योग्यता भी कम से कम 3 साल का कोर्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना ही चाहिए। डिप्लोमा या उसी के जैसा किसी भी कोर्स में भी चलेगा। बीटेक जिसने किया है वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप डिस्कस करेंगे कि किस किस विभाग से किस किस पदों पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वाले कौन कौन से लोग हैं जो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे वाले में आपको बोला गया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपकी जो है डिप्लोमा या बीटेक या कर रखा है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और तीसरे वाले में इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बीटेक है, या किसी भी कम से कम 3 साल का होना ही चाहिए। इसका जो लास्ट डेट है वो भरने का 5 फरवरी 2024 है। इतनी तारीख में आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। बात करते हैं यहाँ पर कितने पदों की है, तो कुल मिलाकर हमारे पद जो है 150 पद है जो SC ST EWC सबके लिए अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। एनसीएल में जो है सेंट्रल लेवल की भर्ती होने वाली है। सेंट्रल विभाग से जो है आपका निवास होता है तो वहाँ पर बनवा के रखा गया होगा लगाने के लिए। अगर आप EWS है तो आपको जो है स्टडी सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे पदों का नाम एसेंशियल रिक्वायरमेंट डिप्लोमा दिया है, हायर क्वालिफिकेशन, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए पहला, अगर असिस्टेंट फोरमैन है जो ENT के लिए है, वहाँ पर आपको मिनिमम योग्यता जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स होगा। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल वगैरह में सब कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, यहाँ पर योग्यता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि फिर से 3 साल का होगा। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन जो है इंजीनियरिंग डिग्री में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल या फिर ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा वाला है असिस्टेंट फोरमैन, जो है इलेक्ट्रिकल के लिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हायर क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि आपकी सैलरी और बेनिफिट्स क्या रहने वाली है। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि इन सारे पदों के लिए आपका बेसिक सैलरी जो है 47,330 प्रति महीना रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस है, अटेंडेंस बोनस है, स्पेशल अलाउंसेस, HR, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी सब है। तो लगभग आपकी सैलरी जो है एक साल के लिए 60 से 70 हज़ार तक आएगी। और लेकिन इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिंग पीरियड भी दिया है। ट्रेडिंग पीरियड यानी जो है ट्रेडिंग पीरियड में आपको बताया जाएगा कि आपको काम कैसे करना है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, सब बताया, काम का जो है सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ट्रेडिंग पीरियड रहेगा वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए रहेगा, और दूसरे में जा रहे हैं तो आपको 2 वर्ष के लिए ट्रेडिंग पीरियड रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या और है। आगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है, मतलब आपका जो कम से कम जो है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जब कैटेगरी EWS के लिए आए तो 18 से 30 वर्ष की है, SC ST वालों के लिए 18 से 33 वर्ष के लिए, और OBC वालों के 33 के लिए, PWD वालों के लिए 18 से 40 वर्ष तक। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको एज लिमिट भी दिया गया है। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप OBC या जनरल मेरिट में आते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, विद GST जो है 180 रुपीज़ पड़ेगा आपके लिए। चलिए अब बात आती है मेन सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान से है, जो कि आपको एक CBC यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा, जो 100 प्रश्नों का होगा और आपको 90 मिनट दिए जाएंगे ख़त्म करने के लिए। इसी माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपको 2 सेक्शंस मिलेंगी, एक सेक्शन A और एक सेक्शन B। सेक्शन A में जो है टेक्निकल नॉलेज है, जो मतलब जो भी आपने अपने डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ रखा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा होगी, और वो जो है 70 मार्क्स के लिए रहेगी। और अगर सेक्शन B की बात करें तो ये जो है आपका जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, ये सब रहने वाला है, जो कि 30 मार्क्स का होगा। हाँ, एक बात एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत भी कर रखा है तो आपको कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आप सारे 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। आगे चलते हैं टेस्ट सिटीज़। आपका एग्ज़ाम सेक्टर कहाँ होगा? फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पर आप खुद अपने आप ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सिटी में फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट आता है मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ मतलब अगर आपने एग्ज़ाम में 50 मार्क, जो कि जनरल और EWS वालों के लिए है, तो मिनिमम जो है आपको कम से कम 50 मार्क्स लेने ही होंगे। अगर उससे कम आए तो आप फेल कंसिडर हो जाओगे। और SC ST वालों के लिए, OBC NCL PWBD वालों के लिए 40 मार्क्स जो है मतलब मिनिमम रहेगा। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है कंप्यूटर से ही आएगा, और वो जो है आपकी NCL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिया जाएगा। और इधर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, आप एक बार ज़रूर पढ़ें।
एडमिट कार्ड जो है विल बी प्रोवाइडेड थ्रू एनसीएल वेबसाइट, मतलब एनसीएल वेबसाइट पे ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और एक और बार आपको अपने ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगा। अभी ये जो टेस्ट है वो क्या होता है कि कई बार बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो अगर वैसा रहेगा तो आपका जो रिज़ल्ट जो है स्कोर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से आपको दिया जाएगा आपका रिज़ल्ट। अभी इधर नोटिफिकेशन में और भी दिया गया है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं किसी भी एक ही पद के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से कुछ गलत कर दिया हो तो अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी फिल करें ठीक ठीक करें। हाँ, अभी देखिए बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है तो आपको किसी भी एनसीएल की माइन पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। और अगर आपको आगे जाकर चेंज करवाना है तो भी आप करवा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ दिया गया है कि जो है आपको एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट पेज पे जाना है, फिर वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर वहाँ पे फॉर्म डिस्प्ले होगा, आप वहाँ पे जाके फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कुछ और जो दिया गया है इधर। हाँ, बात रही इम्पॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन जो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ओके, अंतिम डेट जो रहेगी 5 फरवरी को रहेगी। एडमिट कार्ड्स और टेस्ट कब रहेगा, कहाँ रहेगा, सब रिज़ल्ट सब आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिया जाएगा। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। हाँ, नीचे देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो ये है सिलेबस 70 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। तो 70 मार्क्स के लिए जो भी आपने पोस्ट मतलब पद जो भी आपने चूज़ कर रखा है उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करके जाना है। अगर आप फोरमैन ईएनटी के लिए तो आपको नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये माइक्रो प्रोसेसर ये सब दिया है। और अगर आपने मैकेनिकल के लिए पोस्ट डाला है तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल के लिए डाला है तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल ये सब है। तो आप ये एक बार ज़रूर देख लें, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और अगर बात करें 30 मार्क्स की, तो यहाँ पर आपको सब जो है जनरल बेस्ड रहेगा, यानी जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या दिया है, मतलब स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, बुक्स है, हाँ, और रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये सब आप एक बार देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सिलेबस कितना कवर करना है। हाँ, तो ये रहा सारा आपका सिलेबस। आई होप दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। अगर आपकी योग्यता है तो ज़रूर फॉर्म फिल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं और एक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।